एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉज फ्राम काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस। इसमें हम देखते हैं कि मुख्तलिफ गैस लॉज जो हैं उनको हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस और उनको डिड्यूस करेंगे हम फ्राम काइनेटिक इक्वेशन। बॉयल्स लॉ जो आपको पता है कि बॉयल्स लॉ जो है उसमें क्या था कि प्रेशर इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम ऑफ द गैस, कि वॉल्यूम ऑफ गैस गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। अब इसमें हम देखते हैं इसको हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो इसको प्रूव करने के लिए हम जो है काइनेटिक इक्वेशन लेंगे। काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी? काइनेटिक इक्वेशन थी हमारे पास पी वी इज इक्वल टू 1/3 mn(c²) बार। ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन थी। हमें पता है कि काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस के अकॉर्डिंग जो है वो एक पोस्टुलेट था कि उस पोस्टुलेट में था द एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। काइनेटिक इक्वेशन में हमने ये देखा था कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है गैस मॉलिक्यूल की इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द गैस, ठीक है। तो इसकी हम वैल्यू लिखते हैं। अगर हम लिखें, आपको पता है कि काइनेटिक इक्वेशन की वैल्यू होती है ½ mv²। तो इसके लिए अगर आप एक मॉलिक्यूल के लिखेंगे तो हम लिखेंगे ½ mnc² बार इज़ इक्वल टू इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। ½ mnc² बार का क्या मतलब है? m इज़ द मास ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, n इज़ द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो ये एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो होगी गैस मॉलिक्यूल्स की इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अब इसको साइन ऑफ प्रोपोर्शनलिटी को हटा दें तो ½ mnc² बार इज़ इक्वल टू kT, ये हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। अब हमने बॉयल्स लॉ में प्रूव क्या करना है? हमने ये प्रूव करना है कि द वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये हमने प्रूव करना है बॉयल्स लॉ में, ठीक है। इसलिए हम ये काइनेटिक इक्वेशन जो हमारे पास ए है और ये इक्वेशन हमारे पास बी है। जो इक्वेशन ए है उसके हम राइट हैंड साइड ऑफ द इक्वेशन को हम डिवाइड भी कर देंगे और मल्टीप्लाई भी कर देंगे विद 2। इस वाली जो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन है इसको हम डिवाइड भी करेंगे और मल्टीप्लाई भी करेंगे विद 2। तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी पी वी, एक मिनट ज़रा मैं इनका कलर चेंज कर लूँ, ये वाला कलर हमारे पास आ जाएगी पी वी इज़ इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 mnc² बार, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगी। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू ½ mnc² बार, ठीक है। ये आ जाएगी हमारे पास इक्वेशन। अब इसको हम जो है वो ये ले जाएं इक्वेशन तो आपके पास आ जाएगी, ये देखें पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 इंटू ½ mnc² बार। ये जो ½ mnc² बार है ये क्या थी? दैट वाज इक्वल टू, ये हमने पीछे प्रूव किया था, ½ mnc² बार इज़ इक्वल टू kT, ठीक है। अब आप इसमें पुट कर दें पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 kT आ जाएगा। इसको हम पुटिंग, ये b को हमने इसमें पुट करना 1 इक्वेशन में, पुटिंग b इन इक्वेशन 1 तो हमारे पास आ जाएगा 2/3 kT। पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 kT, ठीक है। अब ये जो 2/3 kT हमारे पास आया है इसको अगर हम टेम्परेचर अगर कांस्टेंट होगा, सॉरी ये एक मिनट मुझे अरेज कर लेने दें इसको, ठीक है। अब अगर इसमें हमारे पास ये जो हमारे पास आया है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट कर लें, ये वाला जो टेम्परेचर है ये कांस्टेंट हो जाए, इफ़ टी इज़ कांस्टेंट तो पी वी जो है वो ऑलरेडी के बराबर है। अगर हम इसको नया कांस्टेंट दे दें, टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दें तो ये पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 kT जो है इसको नया कांस्टेंट अगर हम दे दें k प्राइम तो ये हमारे पास आ जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू k प्राइम। तो बॉयल्स लॉ में क्या है? आपको पता है कि बॉयल्स लॉ में जो प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम है दैट इज़ इक्वल टू k। ये हमारे पास बॉयल्स लॉ है। सो बॉयल्स लॉ इज़ प्रूव्ड इन दिस इक्वेशन, ठीक है। आगे हम देखते हैं हाउ कैन वी ड्राइव चार्ल्स लॉ फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन। चार्ल्स लॉ में क्या था? चार्ल्स लॉ आपके पास था कि वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर,
ठीक है। तो हम जब इसको ये करते थे v इज़ इक्वल टू के टी, और उसके बाद हम क्या कहते थे v बाई टी इज़ इक्वल टू के। ये हमने प्रूव करना है, ठीक है। तो ये लेट्स प्रूव इट, इसको हम प्रूव करते हैं। वही वाली हम इक्वेशन लेंगे जैसे हमने पीछे अभी किया था बॉयल्स लॉ के लिए। पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार है, सी स्क्वायर बार। ये क्या चीज़ है, ये हमारे पास है काइनेटिक इक्वेशन, ये है काइनेटिक इक्वेशन, ठीक है। इसको उसी तरह से हम जो है, जो हमने एवरेज काइनेटिक एनर्जी के लिए रखा था पहले बॉयल्स लॉ में फाइंड आउट किया है कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो है हाफ mn सी स्क्वायर बार इट इज़ इक्वल टू के टी, ये हमने फाइंड आउट किया था। अब इसको जो काइनेटिक इक्वेशन है इसके राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन जो पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn सी स्क्वायर बार है, इसके राइट हैंड साइड को हम मल्टीप्लाई भी करेंगे एंड डिवाइड भी करेंगे 2 के साथ, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू 2/2 इंटू 1/3 mn सी स्क्वायर बार। इसको रीअरेंज कर लें तो आ जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू, जो हमारे पास आ जाएगा 2/3 इंटू हाफ mn सी स्क्वायर बार, ठीक है। ये किसके बराबर है, पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 के टी, ठीक है। इज़ दैट क्लियर। ये इक्वेशन मैं आगे लिखती हूँ, पी वी इज़ इक्वल टू पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 के टी। अच्छा, अब चार्ल्स लॉ में हमने वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशनशिप देखना है, ठीक है। तो इसलिए आ जाएगा, इसको ये करें हम, v इज़ इक्वल टू 2/2k/3 t आ जाएगा हमारे पास। 3p, सॉरी p जो है ऊपर से नीचे आ जाएगा इंटू t आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा v इज़ इक्वल टू, ये p नीचे चला जाएगा, 2/3p 2k/3p इंटू t आ जाएगा। अब अगर प्रेशर कांस्टेंट हो, हम जो चार्ल्स लॉ है उसमें हम कहते हैं वॉल्यूम ऑफ गिवन मास ऑफ गैस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर प्रोवाइडेड द प्रेशर इज़ केप्ट कांस्टेंट। अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो फिर क्या होगा हमारे पास, v इज़ इक्वल टू, ये सारा हमने ये कांस्टेंट कर दिया, एक और k के बराबर कर दिया, ठीक है। इसको k डबल प्राइम के बराबर कर दें या k प्राइम के बराबर कर दें, तो ये हमारे पास अगर जो है वो आ जाएगा, या तो ये हमारे पास आएगा दैट इज़ इक्वल टू k डबल प्राइम t, ठीक है। तो आप कह सकते हैं v/t इज़ इक्वल टू k डबल प्राइम, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि वॉल्यूम इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर विच इज़ चार्ल्स लॉ, ठीक है। नेक्स्ट जो लॉ है हमारे पास दैट इज़ एवोगैड्रोज लॉ। एवोगैड्रोज लॉ क्या कहता है, एवोगैड्रोज लॉ कहता है द इक्वल वॉल्यूम ऑफ टू गैसेज अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर विल हैव इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। अगर हमारे पास दो गैसेज हैं, तो अगर एक जो कि वॉल्यूम V1 है और दूसरे की वॉल्यूम V2 है, तो उन्होंने इनके जो अगर सेम, अगर हमारे पास कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर होगा तो उस पे क्या होगा कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दोनों के सेम होंगे। दिस इज़ एवोगैड्रोस लॉ, ठीक है। इसको हम प्रूव करते हैं एवोगैड्रोस लॉ को। लेट्स प्रूव इट। फॉर एग्जांपल वी हैव टू गैसेस। अगर मेरे पास गैस 1 है, ठीक है, और गैस 2 है, ठीक है, तो इसके लिए अगर मास ऑफ गैस 1 जो है मास होगा m1, और इसके लिए वेलोसिटी जो होगी इसकी वो c1 होगी, और इसके लिए जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो क्या होंगे n1। मेरे पास जो गैस 2 है उसमें क्या होगा, मास जो होगा गैस 2 का वो होगा m2, इसकी वेलोसिटी क्या होगी c2, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या होंगे n2। अगर ये मेरे पास हैं तो हम इनके लिए काइनेटिक इक्वेशन फॉर टू गैसेस लिखेंगे। काइनेटिक इक्वेशन अगर हम लिखेंगे फॉर टू गैसेस,
फॉर गैस 1 जो है वो क्या आ जाएगी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m1n1c1 स्क्वायर बार, ये गैस 1 के लिए होगी। और पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 m2n2c2 स्क्वायर बार, ये गैस 2 के लिए होगी। ठीक है, अब आगे देखते हैं इसको। अब अगर हम इन दोनों को इक्वेट करते हैं, चूंकि प्रेशर एंड वॉल्यूम सेम है फॉर बोथ गैसेस, देयरफॉर जो प्रेशर एंड वॉल्यूम है आर सेम फॉर बोथ गैसेस, इसलिए हम कहेंगे 1/3, दोनों को इक्वेट कर लेते हैं, 1/3 m1n1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू 1/3 m2n2c2 स्क्वायर बार। ठीक है, अब इसमें जो है हमारे पास क्या रह गया, m1n1c1 स्क्वायर बार इज इक्वल टू m2n2c2 स्क्वायर बार। ठीक है, ये हमारे पास आ जाएगा। अब अगर हम इन दोनों को जो है, हमें पता है कि जब टेम्परेचर सेम होगा तो फिर एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज़ आल्सो सेम। चूँकि हमने कहा कि सेम टेम्परेचर होगा, सेम टेम्परेचर एंड सेम प्रेशर है, तो सेम टेम्परेचर पे एवरेज जो एनर्जी होगी इनकी मॉलिक्यूल्स की, दोनों गैसेस के लिए वो सेम होगी। एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल सेम होगी। सो डिवाइडिंग, इनको हम डिवाइड करें, m1n1c1 स्क्वायर बार को डिवाइड कर दें आप m1c1 स्क्वायर बार से। ठीक है, तो उसमें हम जो है दोनों को अगर हम डिवाइड कर देंगे m2n2c2 स्क्वायर बार को भी m2c2 स्क्वायर बार से कर देंगे, तो दोनों की जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी है वो सेम है। तो बाकी क्या बचेगा हमारे पास, n1 इज इक्वल टू n2 विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ। तो उसमें ये कहा गया एवोगैड्रो लॉ में कि इक्वल वॉल्यूम ऑफ बोथ गैसेस अंडर सेम कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर कंटेन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स विच इज़ एवोगैड्रोस लॉ। ठीक है, तो हमने ये कहा, यहाँ पे हमने ये कहा था कि जब टेम्परेचर सेम होगा फॉर बोथ गैसेस तो उसमें क्या होगा कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी पर मॉलिक्यूल इज सेम। तो वो K1 जो है और K2 दोनों के लिए काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 एंड काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 2 जो है वो दोनों बराबर होंगी। काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 1 इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी फॉर गैस 2, ये दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो इसलिए हम इनको डिवाइड कर देंगे, इक्वेशन जो है 1 और 2 को बाय m1c1 स्क्वायर बार और m2c2 स्क्वायर बार को, तो वी विल गेट n1 इज इक्वल टू n2 विच इज़ एवोगैड्रो नंबर। अब लास्ट जो हमारे पास है वो जो ड्राइव करना है हमने गैस लॉस को फ्रॉम काइनेटिक इक्वेशन, वो कौन सा है हमारे पास, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन क्या कहता है कि जो द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस जो है इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़ या इनके जो स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मैसेस। तो रेट ऑफ डिवीजन ऑफ गैस इज़ इन्वर्सली रिलेटेड टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर मोलर मैसेस, या तो इनके मोलर मैसेस से भी इन्वर्स रिलेशनशिप होगा स्क्वायर रूट से, या द रेट ऑफ डिफ्यूजन और डिफ्यूजन ऑफ टू गैसेस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ देयर डेंसिटीज़। ठीक है, इसको प्रूव करना है हमने। अब इसके लिए भी हम काइनेटिक इक्वेशन को यूज़ करेंगे। काइनेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या थी, पी वी इज़ इक्वल टू 1/3 mn c स्क्वायर बार। ठीक है, ये हमारे पास है काइनेटिक इक्वेशन। ठीक है, इसके लिए अगर हम टू गैसेस हैं हमारे पास, तो उसके लिए हम देखेंगे कि इनका रेट ऑफ डिफ्यूजन जो है वो क्या है। ठीक है, अब अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ गैस लें, फॉर 1 मोल ऑफ गैस n जो है वो क्या होगी, वो एवोगैड्रो नंबर होगा। ठीक है,
अब अगर हम n की जगह NA लगा लें, एवोगैड्रो नंबर लगाएं, तो हमारे पास आ जाएगा PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNA C² बार। अब ये जो mNA है, ये क्या चीज़ है? मैस ऑफ एवोगैड्रो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स दैट इज़ इक्वल टू मॉलिक्यूलर मैस ऑफ गैस या मोलर मैस ऑफ गैस। ये किसके बराबर होगा? मोलर मैस ऑफ गैस के बराबर होगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू लगा दें हम यहाँ पे, PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc² बार। ये आ गई हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन। हमने इसमें से किस चीज़ को अलहदा करना है? C² बार को, जो कि एवरेज जो है स्क्वायर वेलोसिटी है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी है। इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। ठीक है, इसको अब अलहदा कर लें तो हमारे पास आ जाएगा C² बार। ये था ना हमारे पास PV इज़ इक्वल टू 1/3 mc² बार। ठीक है, इसमें से C² बार को अलहदा करना है, तो C² बार किसके बराबर आ जाएगा? इट इज़ इक्वल टू 3PV/m। ठीक है, हम इसका स्क्वायर रूट ले लें, टेकिंग स्क्वायर रूट, क्योंकि हमने प्रूव करना है स्क्वायर रूट को। तो इसमें इसका अंडर रूट ले लें, C² बार अंडर रूट इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3PV/m। आपको पता है ये C² बार जो है ये आ जाएगा, C² बार इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3PV/m। C² बार इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट। अब हम रेट देखेंगे तो C² बार इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3PV, सॉरी V नहीं लिखना, मैं यहाँ पे इसको V को नीचे ले आती हूँ। ये हमारे पास आ गया अंडर रूट 3P ओवर जो है m/v, ये हमारे पास आ जाएगा। तो C² बार जो है इज़ इक्वल टू अंडर रूट 3P ओवर जो है D आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है कि मैस पर यूनिट वॉल्यूम इज़ इक्वल टू मैस ओवर वॉल्यूम इज़ इक्वल टू डेंसिटी। तो ये डेंसिटी के बराबर आ जाएगा। इससे हमें पता लगा, अब मैंने कहा था C² बार जो है इट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेट, तो हम ये कहते हैं कि रेट किसके बराबर हो जाएगा? रेट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी, क्योंकि प्रेशर को जो है वो तो कांस्टेंट है। जो प्रेशर अगर हम कांस्टेंट कर दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? रेट इज़ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटीज। ठीक है, हेंस ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन इज ऑल्सो प्रूव्ड। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज काइनेटिक इंटरप्रिटेशन ऑफ टेम्परेचर, यानी कि अकॉर्डिंग टू काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी व्हाट इज़ टेम्परेचर। तो हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन क्या थी? काइनेटिक इक्वेशन थी हमारे पास PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार। ये हमारे पास काइनेटिक इक्वेशन है, जहाँ पे m क्या चीज़ है? m है मैस ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, और n क्या चीज़ है? n इज़ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और C² बार क्या चीज़ है? इट इज़ मीन स्क्वायर वेलोसिटी। ठीक है, अब हमें पता है कि अगर हम एक मॉलिक्यूल के फॉर वन मॉलिक्यूल, अगर एक मॉलिक्यूल है हमारे पास, तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होगी? काइनेटिक एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो हमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है वो किसके बराबर होती है? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के बराबर होते हैं। अब देखते हैं एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या चीज़ है? EK जो है इज़ इक्वल टू हाफ mc² बार। काइनेटिक एनर्जी वैसे तो आप हाफ mv² पढ़ते हैं ना, तो ये चूँकि मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस के लिए हमने वेलोसिटी जो है स्क्वायर वेलोसिटी ली हुई है, मीन स्क्वायर वेलोसिटी वो C² बार के बराबर होगी। ठीक है, तो EK हमारे पास क्या है? एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ये हमारे पास कौन सी चीज़ है? इट इज़ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस मॉलिक्यूल। ठीक है, अब उसी तरह से जो आपने काइनेटिक इक्वेशन है हमारे पास, काइनेटिक इक्वेशन को हम जो है इसके राइट हैंड साइड को जो हमारे पास थी PV इज़ इक्वल टू 1/3 mNc² बार, इसके राइट हैंड साइड को हम डिवाइड भी कर देंगे 2 से और मल्टीप्लाई भी कर देंगे। PV इज़ इक्वल टू
2/3 इंटू हाफ mn(c²) बार। ये हाफ mn(c²) बार किसके बराबर है? दिस इज़ इक्वल टू के ई के, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के बराबर। तो पी वी इज़ इक्वल टू 2, ये किसके बराबर हमने कर दी? ये कर दी हमने ई के बराबर, पीछे की क्या हुआ 2/3 ई के, ठीक है 2/3 ई के। तो हमारे पास जो पी वी है, जनरल गैस इक्वेशन क्या चीज़ है? पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी, ये कौन सी है? जनरल गैस इक्वेशन। फॉर 1 मोल n इज़ इक्वल टू 1 मोल होगा, तो हमारे पास ये कितनी हो जाएगी? पी वी इज़ इक्वल टू आर टी। अब अगर हम इसको पुट करें इसकी वैल्यू को, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे इन दिस इक्वेशन, पी वी की जगह क्या लगा दें आप? ये इक्वेशन ए है और ये बी है, दोनों को इक्वेट कर लें तो आपके पास क्या आ जाएगा? आर टी इज़ इक्वल टू 2/3 ई के, ठीक है। इससे हमें पता लगा कि ई के इज़ इक्वल टू, इसको रीअरेंज कर लें, एवरेज काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू 3R ओवर 2Na। जो हमारे पास हमने इसमें जो वैल्यू लगाई वो क्या लगाई? अगर हमने एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स ले लिए हैं, अगर n जो है हमारे पास एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स हम ले लें तो वो कितनी आ जाएगी हमारे पास? n आ जाएंगे नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स। तो ये आ जाएगा हमारे पास, ये मैं इसको रेज कर दूँ ज़रा, ठीक है। हमने यहाँ पे क्या था हमारे पास जो काइनेटिक इक्वेशन थी वो क्या थी? पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 एन ई के, ठीक है। पी वी इज़ इक्वल टू 2/3 एन और ये ई के थी, ठीक है। तो पी वी की जगह हमने लगा दिया आर टी इज़ इक्वल टू 2/3 एन ई के। अब इसको रीअरेंज कर लें तो हमारे पास आ जाएगा ई के इज़ इक्वल टू, एवरेज काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर आ जाएगी? 3R ओवर 2Na और इंटू टी, ठीक है। अब अगर ये R जो है वो है गैस कांस्टेंट, नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स जो है वो भी कांस्टेंट है, ठीक है। एवोगैड्रो नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूल्स भी कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने फिर जो एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है वो किसके बराबर होगी? दैट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ठीक है। तो ये डायरेक्टली हमें पता लगता है, इट इज़ अ डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन एवरेज काइनेटिक एनर्जी एंड एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ग्रेटर द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ग्रेटर विल बी द एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो इससे हमें नई डेफिनेशन जो है वो टेम्परेचर की मिली है, वो कौन सी है? टेम्परेचर मींस चेंज इन इंटेंसिटी ऑफ मॉलिक्यूलर मोशन, यानी अगर टेम्परेचर ज़्यादा, जितना टेम्परेचर ज़्यादा होगा उतना ही गैसेस में मॉलिक्यूलर मोशन जो है वो ज़्यादा होगा। गैसेस और लिक्विड्स में टेम्परेचर जो है इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल मॉलिक्यूल्स। सॉलिड्स में जो टेम्परेचर है इट इज़ मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि सॉलिड्स में मॉलिक्यूल्स तो मूव नहीं कर सकते। तो इससे हमें एब्सोल्यूट ज़ीरो के बारे में भी जानने का मौका मिला है। हमें पता है कि जो एब्सोल्यूट ज़ीरो ऑफ द टेम्परेचर जो है वो टेम्परेचर है वेयर द मोशन ऑफ मॉलिक्यूल्स जो है इट्स सीजियस, मोशन ऑफ मॉलिक्यूल रुक जाता है जब टी ज़ीरो होगा। व्हेन टेम्परेचर जो है वो ज़ीरो हो जाएगा तो ई के भी ज़ीरो होगी, ठीक है। एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी भी ज़ीरो होगी। तो जब एवरेज ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो होगी तो मोशन ऑफ मॉलिक्यूल विल स्टॉप, तो जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये टेम्परेचर जो है वो एब्सोल्यूट ज़ीरो जो है वो कहलाता है, एंड इट हैज़ नॉट येट अचीव्ड, जो लोएस्ट टेम्परेचर अटेंड हुआ है अभी तक वो कितना है? 10⁻⁵ के तक जो है वो अभी केल्विन तक अचीव किया जा सके। तो अभी 0 केल्विन तक जो है वो हम एब्सोल्यूट टेम्परेचर तक अभी नहीं पहुंच पाए। गैसेस और लिक्विड्स में जो टेम्परेचर है इट इज़ मेजर ऑफ एवरेज
ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। ठीक है, और सॉलिड्स में ये वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी, मेजर ऑफ वाइब्रेशनल काइनेटिक एनर्जी है, क्योंकि सॉलिड मॉलिक्यूल्स कैन नॉट मूव।